नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। यूपी रोडवेज की चलती बस में अचानक लगी आग, यात्रियों में मची चीख पुकार। शिवपाल सिंह यादव की उम्मीदों को झटका, सपा ने मैनपुरी में तय किया उम्मीदवार। महिलाओं को रेलवे देने जा रहा है खास तोहफा, ट्रेन में लगाए जाएंगे 74 पिंक कोच। नोएडा में 9 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, ग्रेप के नियमों का होगा कड़ाई से पालन, जिलाधिकारी ने दिए इसके आदेश। बांके बिहारी मंदिर में खुली व्यवस्थाओं की पोल, वीकेंड पर श्रद्धालुओं का लगा जमावड़ा, भीड़ में कई लोग हुए घायल। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक चलती हुई रोडवेज की बस में आग लग गई, जिससे अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। और यह हादसा उस वक्त हुआ जब यह रोडवेज बस दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से यात्रियों को लेकर एटा डिपो जा रही थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बस में कई यात्री भी सवार थे और बस में धुआं उठते देख यात्रियों ने किसी तरह बस में से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। खबर के मुताबिक यूपी रोडवेज की बस दिल्ली के आनंद विहार से एटा डिपो जा रही थी और बस में कई यात्री भी सवार थे। ये बसें जैसे ही हाथरस थाना सिकंदरा रोड क्षेत्र में पहुंची, अचानक बस में धुआं उठने लगा और देखते ही देखते बसों को आग की चपेटों ने ले लिया। बता दें कि आग लगते ही बस में यात्रियों की चीख पुकार मचने लगी और जिसके बाद यात्रियों ने जलती हुई बस से कूदकर अपनी जान बचाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से बस आग की चपेट में आ गई है और आग समय रहते यात्री अपनी अपनी जान बचाते पाए और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था इस दौरान। बता दें कि इस घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। रोडवेज बस में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका और बस के यात्रियों ने बताया कि यह आग अचानक चलती हुई बस में लग गई। और बहरहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है और सभी यात्री इसमें सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप सिंह यादव का नाम उम्मीदवार के तौर पर लगभग तय कर लिया है। उनके नाम का ऐलान पार्टी मंगलवार को कर सकती है। हालांकि मैनपुरी उपचुनाव को शिवपाल यादव भी दावेदारी कर रहे थे और लेकिन सूत्रों के माने तो उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। वहीं अब सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार के तौर पर तेज प्रताप सिंह यादव को उतारने का फैसला कर लिया। हालांकि अभी इसका पार्टी द्वारा ऐलान बाकी है और लेकिन सूत्रों की माने तो मंगलवार को पार्टी नाम का ऐलान कर देगी। और सपा द्वारा तेज प्रताप सिंह यादव का नाम फाइनल होने के कारण अब इसे शिवपाल सिंह यादव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह है कि शिवपाल सिंह यादव ने कई मौकों पर मैनपुरी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि जब उनके इस बयान पर टिप्पणियां का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने सफाई भी दी थी। तब शिवपाल सिंह यादव ने अपने बयान के जरिए कहा था कि मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी से चुनाव न लड़ने पर वो इस सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और सपा संरक्षण लगातार अव्यवस्था रहने की वजह से हो सकता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़े। हालांकि इसकी संभावना काफी कम है। तब मैं खुद वहां से चुनावी मैदान में उतर सकता हूं। यूपी में ट्रेनों में सफर करने वाली महिलाओं के लिए रेलवे प्रशासन की पहल सामने आई है। दरअसल प्रदेश में महिलाओं के लिए 74 पिंक कोच लगाए जाएंगे। इसके लिए 7 पहले चरण में उत्तर और एनसीआर की ट्रेनों में कोच लगाए जाएंगे। बता दें इससे पहले रेलवे बोर्ड ने 2018 में महिलाओं की सुविधा के लिए प्रत्येक ट्रेन में एक पिंक कोच लगाने की योजना तैयार की थी, जिसके बाद अब यूपी में 74 पिंक कोच का तोहफा महिलाओं को दिया जाएगा। इन पिंक कोच की खास बात यह है कि इनमें सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही पिंक कोच में
टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ भी महिलाएं भी होंगी। बता दें वहीं महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट और चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था इसमें की जाएगी। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जनरल डिब्बे में भीड़-भाड़ के चलते महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर महिलाओं के साथ बच्चे होते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इन्हीं सब मुश्किलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने 2018 में महिला की व्यवस्था के लिए प्रत्येक ट्रेन में एक पिंक कोच लगाने की योजना तैयार की थी और इसी के साथ रेलवे ने अब महिला यात्रियों की सुविधा के लिए सीट को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। अब ट्रेनों में यात्रा कर रही महिलाओं के सीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि मेट्रो ट्रेन की तरह अब ट्रेनों में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। भारतीय रेलवे की तरफ से लंबी दूरी वाली यात्राओं के लिए भी महिलाओं के लिए बर्थ रिजर्व की जाएंगी और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी खास ख्याल रखा जाएगा। नोएडा में प्रदूषण का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स के 400 के आंकड़े को पार करने पर ग्रेड 4 के नियमों को लागू कर दिया गया था और कक्षा 8 से 8वीं तक के स्कूल पर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई थी। बता दें अब जिला अधिकारी का नया आदेश जारी हुआ है। इसके मुताबिक 9 नवंबर से बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे। जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर में अपने आदेश में अफसरों को प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें कि रविवार को जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर की अध्यक्षता में जनपद में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए जनपद स्तरीय समस्त अधिकारियों के साथ की गई है। बता दें कि बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी, डीसीपी, ट्रैफिक प्रभागीय, वन अधिकारी, आरटीओ, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर और क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा और ग्रेटर नोएडा उपस्थित थे। जिला अधिकारी ने सभी के निर्देश दिए हैं कि सीएसक्यू के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित रखा जाए। उन्होंने बताया है कि ग्रेप का स्टेज 4 हटाया गया है। इसके बाद स्टेज 3 लागू कर दिया। सभी प्रावधानों और रिस्ट्रिक्शंस को ग्राउंड पर प्रभावी रूप से लागू रखा जाएगा। जिला अधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जनपद के समस्त विद्यालय 9 नवंबर से खोल दिए जाएंगे। ग्रेप स्टेज 3 में लागू समस्त प्रावधानों तथा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज पर सशर्त लागू रोक का अनुपालन प्रभावी रूप से किया जाएगा और अनमान्य फ्लू और अतिरिक्त अन्य इकाइयां प्राप्त निर्देश के कम से कम संचालित किए जाएंगे। जिन कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज को छूट प्राप्त है उनमें से नियमों का प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही समस्त प्राधिकरण और अर्बन लोकल बॉडी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए और इसका रखा भी जाएगा। मैनिकल स्वीपिंग और रोड वॉशिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग का कार्य नियमित रूप से किया जाएगा। मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। दरअसल वीकेंड में आखिरी दिन मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई और दर्शन के लिए आए लगभग आधा दर्जन श्रद्धालु भीड़ के दबाव में चलते गए और उसमें घायल हो गए। अब एक बार फिर मंदिर के आसपास की गई प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है जिसकी वजह से कई श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं इस घटना ने मंदिर के आसपास से प्रशासनिक व्यवस्थाओं की एक बार फिर पोल खोल दी जिसके बाद पुलिस और प्रशासन फिर से एक बार सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था रविवार को पूरी तरह से फेल हो रही थी और वीकेंड पर ठाकुर द्वारा मंदिर पर श्रद्धालु की संख्या बढ़ती जाती गई और लेकिन प्रशासन ने इस बात की जानकारी होते हुए भी मजबूत कदम नहीं उठाए। वहीं बाहर से आए लोगों को वाहनों की पार्किंग भी फुल हो गई थी जिसके कारण श्रद्धालुओं ने सड़क किनारे खड़े वाहन लगाए थे। इसके वृंदावन की सड़कें भी जाम हो गई थी। बता दें हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब बांके बिहारी मंदिर में ऐसा हादसा हुआ। इससे पहले भी जन्माष्टमी की मंगलवार आरती में दौरान मंदिर में भगदड़ मच गई और 20 अगस्त को हुई इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हो गए थे जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भेजा गया था। फिलहाल वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर।
में आपका स्वागत रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में रविवार को कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा नेता आजम खान पर हुई कार्रवाई के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा और कहा कि इसकी मंशा ठीक नहीं है। और जयंत चौधरी ने कार्यकर्ता से कहा कि हम सभी विकास के लिए यहां जमा हुए हैं, निकाय चुनाव में अभी समय है, लेकिन यहां लोनी की जनता के लिए पहुंचे थे। बता दें कि खतौली से बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह सैनी के मामले में जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। इसको लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि मैंने पत्र इसलिए लिखा है कि आजम खान साहब के मामले में जल्दी कार्रवाई कर दी। वहीं विधायक विक्रम सिंह सैनी सजा का ऐलान पहले ही हो गया था और लेकिन सचिवालय के पास तो चिट्ठी नहीं पहुंची। आजम खान के मामले में एक दिन में ही चिट्ठी पहुंच गई और सरकार की मंशा ठीक नहीं है, प्रशासन की मंशा ठीक नहीं है। जयंत चौधरी ने कहा कि रामपुर और मैनपुरी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। अगर विक्रम सिंह सैनी के मामले में ऐसा पहले हो जाता तो खतौली में भी चुनाव का ऐलान हो जाता। खतौली में समर्थक चुनाव होते हैं और खतौली की जनता को ही सही उम्मीदवार मिल जाता। कार्यकर्ता सम्मेलन में जयंत चौधरी अन्य निकाय चुनाव को लेकर भी बात कही और समाजवादी पार्टी और आरएलडी इस चुनाव में गठबंधन करेगी या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा, सभी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जयंत चौधरी ने कार्यक्रम को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि लोनी सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है। तो बता दें उसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं और इस पर जयंत चौधरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, तमाम सवाल इस पर खड़े कर दिए हैं सदस्यता को लेकर। गाजियाबाद में एक कार सवार का वीडियो सामने आया है जहां बताया जा रहा है कि इसमें बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद कार के नीचे फंसी बाइक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा गया और उसे चिंगारी निकलती रही, लेकिन इस कार सवार ने कार नहीं रोकी। जब राहगीरों ने इसका पीछा किया और जबरदस्ती इसके कार रुकवाई तो जब जाकर देखा कि कार सवार ने कार रोकी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि गाजियाबाद इंद्रापुरम थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक कार सवार युवक एक मोटरसाइकिल को घसीटता हुआ नजर आ रहा है जिसमें से तेज चिंगारी निकल रही है। वायरल वीडियो गुरुवार रात करीब 11:30 बजे का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में फैसला भी हो गया था। बता दें कि गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के भोवापुर निवासी दो युवक गुरुवार देर रात करीब 11:30 बजे किसी काम से मोटरसाइकिल से जा रहे थे। जब दोनों युवक मंगल चौक के पास पहुंचे तो एक कार सवार युवक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक गिर पड़े और दोनों को मामूली चोटें आ गई। इससे घबराकर कार सवार युवक कार लेकर भागने लगा कि टक्कर से सड़क पर गिरी मोटरसाइकिल कार के अगले हिस्से में फंस गई, लेकिन इसकी चिंगारी और जानकारी कार चालक को नहीं लगी और कार के साथ घिसटती मोटरसाइकिल से चिंगारी निकलने लगी, जिसे देख सड़क पर चल रहे लोगों ने कार सवार का पीछा करना शुरू कर दिया। तो बुरी तरह से कार से मोटरसाइकिल फंस गई और उसमें गंभीर तरीके से चिंगारी निकलती हुई देखी जा रही थी। राहगीरों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार कार चलाता रहा। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के विधायक की सदस्यता रद्द होने के बाद से ही सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना के जवाब पर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने एक बार फिर से पलटवार किया है। बता दें कि जयंत चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष जी का पत्र प्राप्त हुआ है। सदस्यता के प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि सदन के अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत न्यायालय के द्वारा दंडित करने पर स्वतः समाप्त होती है। बात साफ हो गई है कि उन्होंने आगे लिखा है कि विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। बता दें आरएलडी प्रमुख ने कहा कि दुर्भाग्य है कि बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के संदर्भ में 1 महीने बाद भी एमपी एमएलए कोर्ट के निर्णय की प्रति सचिवालय के पर्याप्त नहीं हुई, इसलिए उनके स्थान को रिक्त घोषित कर पाए हैं और वे विपक्षी सदस्य की सेवा त्वरित हो जाती है। हालांकि इससे पहले जयंत चौधरी ने 29 अक्टूबर को पत्र लिखा था जिसमें लिखा था कि अध्यक्ष के स्तर पर मेरे द्वारा किसी सदस्य को न्यायालय द्वारा दंडित करने की धारा स्थित में सदस्यता रद्द किए जाने का निर्णय नहीं लिया जाता। उन्होंने अपनी चिट्ठी में जुलाई 2013 के आए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सदन के किसी सदस्य को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(3) के अंतर्गत किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने पर उसकी सदस्यता निर्णय के दिनांक से स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय में भी ये भी अवधारित किया गया है, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व 1991 की धारा 8(4) के अंतर्गत अपील करने के आधार पर ऐसे सदस्य को कोई भी जो लाभ है वो प्राप्त नहीं होगा। तो ये जयंत चौधरी का पलटवार सामने आया है इसको लेकर। पीलीभीत में एक घर पर आधी रात को आसमान से एक बड़ा पत्थर गिर गया और स्थानीय लोग उसे उल्कापिंड का हिस्सा बता रहे थे और अब इस पत्थर की जांच भूवैज्ञानिक करेंगे। इसके लिए लखनऊ से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम शनिवार को पीलीभीत पहुंच चुकी है। और बता दें कि भूवैज्ञानिक पवन कुमार और वरिष्ठ भूवैज्ञानिक पोलीमान चौकी शिलाखंड अपने साथ ले गए और उसकी लैब में जांच की जाएगी। बीते 24 अक्टूबर की रात करीब 1 बजे आसमान से 12 से 14 किलोग्राम वजन का पत्थर एक घर पर गिरा और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कोई इसे आकाशगंगा से उल्कापिंड का हिस्सा बता रहा है तो खबर फैलते ही थाने से पुलिस आई और फोटो खींचकर अपने साथ ले गई। यह पत्थर थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इनायतगंज मोहल्ले के निवासी सुनील गुप्ता के घर पर गिरा हुआ था। सुनील ने बताया था कि पत्थर गिरते ही तेज धमाके की आवाज हुई और वहीं पत्थर गिरने से लोहे की चादर पूरी तरह से जर्जर हो गई। बाउंड्री वॉल पूरी तरह से धंस कर चटक गई और सुनील गुप्ता ने बताया कि पत्थर काफी गर्म था। उसे वहीं पर छोड़कर घर के सभी सदस्य सोचने लगे और अगले दिन ये बात आसपास के लोगों में बताई गई तो फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई। वहीं अब मामला संज्ञान में आने के बाद एक्सपर्ट टीम जांच के लिए सुनील के घर पहुंची और भूवैज्ञानिक ने भी जब इसके बारे में सुना था तो उन्होंने भी इसका उल्कापिंड का हिस्सा होने की संभावना जताई थी। हालांकि अब जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि ये शिलाखंड है आखिर में क्या है। तो ये घर के ऊपर पत्थर गिर गया जिसे लोग उल्कापिंड के नाम से बता रहे थे। बस्ती में बीजेपी के पूर्व विधायक से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की बड़ी चुनौती बन गई है और आरोप है कि गुर्गों की मदद से पूर्व विधायक ने बंजर जमीन को रातों रात जेसीबी और डंपर लगाकर कब्जा कर लिया। दबंगी और सत्ता के दम पर जमीन कब्जाने की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि एसडीएम भानपुर ने जांच के दौरान मामला सही पाया। पूर्व विधायक से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाने का जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिया। बता दें कि वाटरगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव में बीजेपी नेता और महादेव विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रवि सोनकर की गुंडागर्दी देखने को मिली। आरोप है कि पूर्व विधायक 40 से 60 गुर्गों को भेजकर अपने निर्माणाधीन इमारत तक पहुंचने के लिए रातों रात गड्ढे की जमीन को जबरन मिट्टी डालकर पाट दिया और आने जाने के लिए अवैध रास्ता बना लिया। बता दें कि सिराज नामक गरीब मुस्लिम परिवार गुहार लगाते रह गए और मगर कोई सुनवाई नहीं की गई। पीड़ित सिराज ने बताया कि कब्जा की गई जमीन का गाटा संख्या 300 है और जमीन सरकारी अभिलेखों में गुंडा और बंजर नाम पर दर्ज है और निजी हित के लिए बीजेपी नेता रवि ने भू माफियाओं से 2 कदम आगे निकलते हुए सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया। जमीन पर हाईकोर्ट ने पहले से ही रोक लगाई हुई है। एसडीएम ने खुद जमीन से सटे ऑर्डर दे रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बंजर जमीन पर कब्जा करना अनुचित है। और बता दें कि गड्ढे में गांव के सभी घरों के निकलने वाला पानी आया करता है और मगर पूर्व विधायक ने ग्रामीणों की समस्या की परवाह किए बगैर ही सरकारी जमीन को हत्या लिया। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में डेंगू तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। 24 घंटे के दौरान प्रदेश में डेंगू के 221 नए मामले सामने आए और इसमें सबसे अधिक 63 डेंगू के मामले लखनऊ में सामने आए। दूसरे नंबर पर प्रयागराज है जहां 57 और अयोध्या में 32 मामले सामने आए हैं जो तीसरे नंबर पर है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में इस साल 1 जनवरी से अब तक डेंगू के 8011 मामले सामने आ चुके हैं और 10 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में इस समय डेंगू का सबसे अधिक प्रकोप प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या और गाजियाबाद जैसे जिलों में देखने को मिल रहा है। इस साल 1 जनवरी से अब तक डेंगू के जो 8011 मामले सामने आए हैं, उनमें से अब तक अधिक 1280 डेंगू के मामले प्रयागराज में सामने आए हैं। डेंगू के मामले में दूसरे नंबर पर लखनऊ है, जहां इस साल अब तक 1213 डेंगू मामले आ चुके हैं। राजधानी लखनऊ में डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से अस्पतालों में बेड की मारामारी शुरू हो गई है। सरकार के साथ ही निजी अस्पतालों में भी बेड की किल्लत है और वहीं गाजियाबाद में भी 538 और अयोध्या में 531 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो 2021 के मुकाबले इस बार डेंगू के मामलों में काफी कमी आई है। वर्ष 2021 में 1 जनवरी से 4 नवंबर तक डेंगू में 24,623 मामले सामने आए हैं और 29 की मौत हुई है, जबकि इस साल इतने ही समय में 8,011 मामले सामने आए हैं और 10 की मौत हुई है। वहीं डीजी हेल्थ डॉक्टर लीली सिंह ने कहा कि डेंगू के केस तो आ रहे हैं, लेकिन अब ये घट भी रहे हैं। करीब 15 दिन पहले एक दिन में 400 से 500 के आसपास आ रहे थे, जबकि अब प्रतिदिन 200 से 250 केस रिकॉर्ड हो रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार केस काफी कम है और मौत भी कम हो रही है। प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद की तरफ से ज्यादा मामले जो है वो नजर आ रहे हैं लगातार। तो बता दें, डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है लगातार और जो बेड है उनकी भी मारामारी और उनकी किल्लत शुरू हो गई है लगातार। तो लखनऊ में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं इसको लेकर। उत्तर प्रदेश में 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बता दें, इनमें से अखिलेश कुमार मिश्र और अमरनाथ उपाध्याय और साथ ही आपको बता दें कि साहब सिंह और घनश्याम सिंह का नाम शामिल है, जिसमें से 3 को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि एक अधिकारी की विभागीय जिम्मेदारी की जानकारी सामने नहीं आई है। 2009 बेंच के आईएएस अधिकारी अखिलेश कुमार मिश्र को उच्च शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है और वहीं इससे पहले परिवहन विभाग के विशेष सचिव थे। 2010 बेंच के अधिकारी अमरनाथ उपाध्याय प्रयागराज में न्यायिक राजस्व परिषद के सदस्य थे, उनका भी तबादला किया गया है, लेकिन उनकी नई पोस्टिंग पेंडिंग है। और इन दोनों के अलावा आगरा मंडल के अपर आयुक्त साहब सिंह को प्रयागराज की न्यायिक राजस्व परिषद का सदस्य बनाया गया है। साहब सिंह 2010 बेंच के आईएएस अधिकारी हैं और बता दें, योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन के विशेष सचिव रहे आईएएस अधिकारी घनश्याम सिंह को लखनऊ के अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। घनश्याम सिंह 2014 बेंच के अधिकारी हैं और आपको बता दें, इससे पहले सितंबर, अगस्त, जून और अप्रैल में आईएएस अधिकारी का स्थानांतरण किया गया था और सितंबर में 7 आईएएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया था। इसमें 2 महिलाएं अधिकारी भी शामिल थी। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया था उनमें से प्रांजल यादव, डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया, गुरगुला आनंद कुमार सिंह, प्रशांत शर्मा और 2 महिला अधिकारी अमृता सोनी और कृतिका शर्मा के नाम शामिल थे। अगस्त में 4, जून 11 और अप्रैल 4 अधिकारियों का तबादला इसमें किया गया था। तो बता दें, तबादले का दौर लगातार जारी है, जिसे घनश्याम को बनाया गया है और उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और 4 आईएएस अधिकारियों का इसमें तबादला भी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर चलाया जाएगा। इसकी कवायद तेज हो गई है और बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश के बाद शासन ने महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से 1 सप्ताह में तय सीएचसी की प्रोफाइलिंग मांगी है, ताकि जल्द से जल्द केंद्रों को पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जा सके। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड हैं और बता दें कि 24 घंटे इमरजेंसी का संचालन होता रहेगा और 1 रुपए की पर्ची पर ओपीडी में डॉक्टर मरीजों को सलाह उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर की सलाह पर पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी जांच कराई जाती है। मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मरीजों की और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 15 सीएचसी को पीपीपी मॉडल पर देने की तैयारियां लगातार की जा रही हैं। बता दें कि शासन में विशेष सचिव डॉक्टर मन्ना अख्तर ने स्वास्थ्य महानिदेशक को पत्र लिखकर 1 सप्ताह के भीतर सीएचसी की प्रोफाइलिंग उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसमें अस्पताल का ब्यौरा, उपलब्ध सुविधाएं और आदि तय प्रोफार्मा में देने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि मरीजों को छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पताल तक दौड़ ना लगानी पड़े। इसमें बड़े अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी कम एकत्रित होगी और गंभीर मरीजों को और बेहतर इलाज मिलने की राह जो है वो आसान हो जाएगी। तो बता दें, इसकी कवायद जो है वो लगातार तेज हो गई है और शासन ने 1 हफ्ते में ये इसकी रिपोर्ट मांगी है और इसको लेकर जो कवायद है वो तेज हो गई है। पीपीपी मॉडल पर चलाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है लगातार।
गुजरात में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब यूपी में भी सियासी पारा चढ़ने लगा है। वहीं दूसरी ओर मोरबी हादसे के बाद विपक्षी दल बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं, बता दें। लेकिन इसी बीच कलाकारों के गाने ने भी माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बीजेपी पर तंज कसते हुए भोजपुरी कलाकार नेहा सिंह राठौड़ ने गुजरात में काबा गाना गाया, जो काफी सुना जा रहा है। नेहा सिंह राठौड़ ने अपने गाने के जरिए बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने अपने गाने के जरिए मोरबी हादसे होने के बाद भी पीएम मोदी की हुई जनसभा को लेकर तीखा तंज कसा। उन्होंने गाने के में प्रोपेगेंडा को लेकर भी निशाना साधते हुए प्रश्न किया कि गुजरात में काबा और गाने के जरिए लोगों की मौत और उसके बाद हो रही राजनीति पर भी टिप्पणियां की गई हैं। बता दें, इसके अलावा भ्रष्टाचार और भोजपुरी कलाकार ने भ्रष्टाचार और अस्पताल की वायरल हुई तस्वीरों पर भी तंज कसा। वहीं हादसे के बीच पीएम मोदी की आने की हुई तैयारियों का भी जिक्र उन्होंने गाने में किया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों में लगे हुए अधिकारियों को निशाने पर लिया। इस दौरान गाने में पुल का काम करने वाले कंपनी पर भी तंज कसा गया। हालांकि इससे पहले नेहा सिंह राठौड़ ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपने गानों के जरिए सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त भी उन्होंने बीजेपी सरकार और सत्ता पक्ष के 5 साल के कामकाज पर जमकर तंज कसा था। लेकिन इसी बीच कलाकारों के गाने ने भी माहौल बनाने का काम लगातार किया। उस समय यूपी में काबा के जवाब में बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी यूपी में सबबा गाना गाया था। बता दें तो ये नेहा का गाना जो है काफी मशहूर हो रहा है और काफी लोग इसे सुन भी रहे हैं, जिस पे लगातार सरकार तंज कसा जा रहा है गाने के जरिए, आपको बता दें। और मोरबी हादसे पर भी गाने में जिक्र किया गया है। धर्मनगरी काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भव्य तरीके से देव दीपावली मनाई गई और इस बार देव दीपावली पर बनारस के घाटों पर 10 लाख दिए जलाए। और जबकि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को 80 लाख रुपए के फूलों से सजाया गया। काशी में होने वाले देव दीपावली की छठा देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी। काशी के गंगा घाट से सज धज कर तैयार हो गया और अब इंतजार कार्तिक पूर्णिमा की शाम किया जा रहा था, जब सूर्य के ढलते ही बनारस के सभी घाट दिए की रोशनी से जगमगा उठे। देव दीपावली को इस बार भव्य रूप दिया गया। बनारस के सभी 84 घाटों पर 10 लाख दिए जलाए गए और जो कि रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। बाबा विश्वनाथ के दरबार को भी एक खास तरीके से सजाया गया। इस खास पल का दीदार करने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी। दशामेघ घाट पर गंगा आरती कराने वाले संस्थान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र के अनुसार इस बार देव दीपावली पर मां गंगा की महाआरती में नारी शक्ति की एक अद्भुत झलक देखने को मिली। 51 देव कन्याओं द्वारा मां गंगा की आरती की गई और घाट पर इंडिया गेट की अनुकृति बनाई गई, जिसमें वायु सेना और सेना, जल सेना और थल सेना की एनडीआरएफ के जवान, अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। काशी में देव दीपावली के साल 1985 में गंगा घाट से हुई थी। पहली बार क्रिकेट खेलने वाले 5 युवकों ने घाट पर दिए जलाकर देव दीपावली की शुरुआत की गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।